हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बेसिक भी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्लास 9th के बायो का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत ही बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही शुरुआती है, मतलब आपको बेसिक है ये चीज़ जिसको कहिए बायो की। आप सबको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और आ भी जाएंगी, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम बेटा फंडामेंटल और यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी है, एनिमल बॉडी नहीं, जो प्लांट बॉडी है वो भी, ये दोनों कैसे बनी है। हम अपनी बॉडी को जानेंगे कि हमारी बॉडी, एनिमल बॉडी कैसे बनी है और प्लांट की बॉडी, ठीक है, ये दोनों कैसे बनती हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझेंगे और वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक घर है, आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, वो घर कैसा होता है बेटा, उस घर में वो घर बना कैसा होता है, बहुत सारे रूम्स बने होते हैं तब वो एक घर बनता है, ठीक है। तो एक आपका हाउस हुआ और हाउस कैसे बना, बहुत सारे रूम्स के मिलने से बना, ठीक है। अब आप एक रूम अपना देखो, ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो, आप जरा उस रूम को देखोगे तो देखोगे उस रूम को बनाने के लिए आपको चार तरफ से वॉल्स, मतलब वॉल्स होती हैं, ठीक है। हर एक रूम को कंप्लीट करने के लिए वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो रूम कैसे बना, वॉल्स से बना, ठीक है। अब वो जो वॉल है, एक सिंगल वॉल देखो आप अपनी, जो वॉल होती है वो किन से बनी होती है बेटा, ब्रिक्स से बनी होती है, बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक हाउस होता है, ठीक है, वो हाउस कैसे बना, बहुत सारे रूम्स के मिलने से बना, ठीक है। अब रूम कैसे बना, वो बहुत सारी वॉल्स के मिलने से बना, ठीक है। वॉल कैसे बनी, वॉल बहुत सारे ब्रिक्स जब एक साथ हमने कंबाइन किए तब एक वो वॉल बनी। तो इस स्टेज में हम क्या कह सकते हैं, जो ये ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स कैसे बनी वो तो मैटर ही अलग है, ठीक है। तो ब्रिक्स को इससे छोटा हम नहीं कर सकते, तो ब्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रिक्स हुई हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। मतलब जो हाउस बनाने के लिए फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो होगी वो क्या होगी, वो ब्रिक्स होगी। क्लियर है ये बात। उसी तरह ह्यूमन बॉडी है बेटा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन्स आप पढ़ चुके हो पहले भी, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी किन से मिलकर बनी है, बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी है, ठीक है। स्टमक है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, बहुत सारे है ना। अब जो ये पर्टिकुलर ऑर्गन है ये किन से मिलकर बने होते हैं, ये बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं, ये टिश्यू खुद सेल्फ अपने आप नहीं बनते बेटा, ये बहुत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। टिश्यू किन से बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। फिर से देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे कि ये हाउस है, ठीक है, ये किससे मिलकर बने, बहुत सारे ऑर्गन से। हाउस किससे मिलकर बने थे, बहुत सारे रूम्स से। उसी तरह ऑर्गन जो है बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बने थे। रूम किससे मिलकर बने थे, बहुत सारी वॉल्स के मिलने से रूम बना था। उसी तरह जो ये टिश्यू है ये बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स से मिलकर एक वॉल बनती है। क्लियर है। तो जैसे हमने ब्रिक्स को कहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस, वैसे ही सेल क्या हो गई, सेल हो गई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है। ऐसे ही प्लांट बॉडी में भी होता है बेटा, प्लांट बॉडी जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यूज से, और टिश्यू जो होते हैं वो फाइनली छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो बेसिक हम क्या कह सकते हैं सेल को, सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है। इसको आपको आपके चैप्टर की मेन मतलब समझ में आ गया कि हमको पढ़ना क्या है, हमको इस चैप्टर में सेल्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। ये सेल्स से कैसे हमारी बॉडी, हमारी एनिमल्स की और प्लांट्स की कैसे मिलकर बनी होती है, प्लांट सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमको एक चीज़ और समझनी है कि ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कैसे होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, फूड का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है, एनिमल सेल में भी और
प्लांट सेल में भी। ठीक है, अब देखो एक कोई भी और इसको पढ़ने के लिए हमको इसमें क्या समझना होगा बेटा, इसमें हमें 2 प्रोसेस समझने होंगे। कौन कौन से, एक डिफ्यूज़न और दूसरा ऑस्मोसिस। ठीक है, जब इसको आप समझ लोगे अच्छे से तब आप एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें समझना होगा कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस कैसे होता है और ऑस्मोसिस, ये 2 प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला जो कि है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक आप सोच लो मेरे सामने एक बकेट है। ठीक है, एक ये बकेट है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ इंक की ड्रॉप्स डाल दी। ठीक है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, कोई भी इंक हमने इसमें एक ड्रॉप डाल दी। अब क्या हुआ बेटा, ये पानी तो हमारा प्योर ट्रांसपेरेंट वाइट था। ठीक है, और जो हमने इंक डाली वो डार्क कलर की थी। अब जहाँ पर ये इंक गिरी, यहाँ पर जहाँ पर आपको ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये इंक गिरी वहाँ पर उस इंक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ना, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा है, लेकिन इसके आसपास के एरिया में तो नहीं है ना, ये तो अलग है। इंक का कॉन्सेंट्रेशन केवल इस जगह पर है ज़्यादा, अभी जब तक ये यहाँ पर अभी घुला नहीं है ये इंक। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इस प्रोसेस में ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है पानी में, जो बाकी पानी है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है इंक का। अब वो क्या होगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कौन मूव करेगा, इंक हमारा मूव करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ये इंक पूरे पानी में थोड़ी देर बाद घुल जाएगा और एक लेवल इक्वल बना लेगा। ठीक है, दोनों का जो हाई और लो कंसंट्रेशन है वो एक इक्वल लेवल में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। क्लियर है, देखो क्या कहते हैं इसको। डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लो कंसंट्रेशन। क्लियर है ये बात। ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है लिक्विड में। ठीक है, गैसेस में भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और सॉलिड में भी होता है, पर सॉलिड में बेटा, गैस और लिक्विड में तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर मतलब आपको मूवमेंट दिखाई दे जाएगा, लेकिन सॉलिड में ना मूवमेंट बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आप मान लो कि आपकी मैम ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा, ठीक है, और कुछ दिन के लिए स्कूल मान लो बंद हो गया, लिख दिया हैप्पी हॉलीडे। ठीक है, तो जब आप लास्ट एक वीक बाद जब आप वापस लौटते हो ना और बोर्ड पर से उसको रब करोगे तो हल्का सा ना उसका शेडो सा रह जाता है पीछे बोर्ड पर, एकदम क्लियर नहीं हो पाता जब तक कि आप उसको किसी वेट क्लॉथ से न साफ करो। तो जो वो रह क्यों जाता है, देखो बोर्ड के अंदर तो उस चॉक के जो पार्टिकल हैं उनका कंसंट्रेशन वहाँ पर एकदम गायब है। सॉलिड में बहुत स्लो होता है, लेकिन जहाँ पर आपने लिखा था वहाँ पर बहुत हाई कंसंट्रेशन था, मतलब वो चॉक थी वहाँ पर, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर पीछे की तरफ वो चॉक नहीं थी, वहाँ पर उसके कोई पार्टिकल नहीं थे। लेकिन जब आपने काफ़ी लंबे टाइम के लिए उसको छोड़ दिया तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसके पार्टिकल डिफ्यूज़न के थ्रू ही बोर्ड के अंदर चले जाते हैं, हल्के से, बहुत कम पार्टिकल्स। ठीक है, तो वही पार्टिकल्स जब आप नॉर्मली डस्टर से रब करते हो तो वो जो अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू चले गए हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप वेट क्लॉथ से करोगे या काफ़ी थोड़ा प्रेशर लगा के करोगे तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड में और गैस में बहुत अच्छे से एक्सचेंज हो जाता है, बट सॉलिड में थोड़ा कम देखने को मिलता है डिफ्यूज़न। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है बेटा, नेक्स्ट हमको देखना है ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस को देखने से पहले आप इसको एनिमल सेल में भी देख लो डिफ्यूज़न कैसे होता है। देखो बेटा, कोई भी सेल होती है, ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सभी में एक सेल होती है और वो सेल बहुत सारे फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये एक एनिमल सेल है, ये इसमें सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बहुत चारों तरफ साइटोप्लाज्म और उसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती ही हैं। अब जो ये सेल होगी ये बहुत सारे फंक्शन करती है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जाती भी हैं, इसके अंदर भी जाती हैं और इसके बाहर भी जाती हैं, मतलब कुछ चीज़ें बाहर से अंदर क्यों आती हैं और कुछ अंदर से बाहर भी जाती होंगी। हाँ, जैसे कि ऑक्सीजन ही है सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है, तो ये सब होता कैसे है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसमें क्या होता है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। कौन, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है यहाँ पे। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मतलब, क्या काम करती है, देखो कोई हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा,
है ना, लाइफ प्रोसेस के लिए। तो मान लो बाहर बहुत सारे पार्टिकल हैं ऑक्सीजन के सेल के बाहर, पर सेल के अंदर तो है नहीं, है ना, सेल के बाहर है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, लेकिन अंदर तो बहुत लो है। तो अब क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, इनका अब ये होगा कैसे, इसी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें ऑस्मोसिस होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट होगा और अंदर ऑक्सीजन आएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इसका यूज़ करेगी सेल, ठीक है, और उसके रिटर्न में क्या निकालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब वो बाहर कैसे जाएगी, वो बाहर भी ऐसे ही जाएगी बेटा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। हमने बताया ना, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इनटेक हुई, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड का एक सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन बाहर तो नहीं है ना कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर तो ऑक्सीजन थी ना सेल के बाहर। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन बाहर तो कम है। तो अब क्या होगा, फिर वही होगा ऑस्मोसिस, हाई से लो की तरफ। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो गया, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और अंदर से बाहर की ओर किसका हुआ, ऑक्सीजन का। क्लियर है ये बात। इस तरीके से किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इस तरीके से मूवमेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, सॉरी, डिफ्यूज़न के थ्रू। क्लियर है ये सारी बातें। अब हमको पढ़ना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस का एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए एक प्लेन कंटेनर है, ठीक है, खाली एक कंटेनर है, और उसमें हमने बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले आप समझ लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। आप इस तरीके से कह सकते हो, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करके, जो मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रही हो। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी कि जो भी है वो सब आ गई, सेलेक्टिव है, ये थोड़ी चूज़ी होती है। अब इसको एग्जांपल में देखें, मान लीजिए एक ही कंटेनर है, इसको बीच में हमने सेलेक्टिव या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने इसको कवर कर दिया है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने एक ऊपर, यहाँ पर से हमने कोई भी गैस एंटर की। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होंगे गैस के और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, कुछ टाइम बाद जो यहाँ पर परमिएबल, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, इसके थ्रू कुछ छोटे पार्टिकल्स यहाँ चले जाएंगे। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स को पास आउट करेगी जो उसके साइज़ के होंगे, जो छोटे होंगे, बड़े वालों को नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिव। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो ये दूसरा वाला खाली चैम्बर था ना, इसमें छोटे छोटे ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देखो अब होंगे भी इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। यहाँ पर बहुत सारा एयर है, ठीक है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा, इधर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उनका मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा जो कि इस परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस तरफ जा सकते हैं, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो बस डिफरेंस यही है कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इस वाले में परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस करती है हाई से लो की तरफ। क्लियर ये बातें। इसका एक एग्जांपल आप और देख सकते हो, आपके बुक में भी है कि एक बाउल लिया और आपने एक आलमंड शीड लिया। ठीक है, आलमंड आपने एक ले लिया, आलमंड ऐसे तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अब आपने उसको क्या किया, एक बाउल में पानी भर के रात को छोड़ दिया। ठीक है, 5-6 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया। अब जब आप मॉर्निंग में देखते हो तो ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है आलमंड, है ना, हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है बेटा, जो इसकी आलमंड की जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर शीट होती है ना, वो भी एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर तो बहुत हार्ड है ये आलमंड, तो ये क्या होता है, हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है, अंदर तो आलमंड के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ, अंदर लो है तो हाई से लो की तरफ उसका मूवमेंट होता है। और जब क्या होता है, जब इसके अंदर वाटर जाएगा
आलमंड के अंदर, तो ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और इसी कारण ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है। जो इसकी हार्डनेस होती है नेचुरली वो थोड़ी कम हो जाती है और ये सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपका किसका है, ऑस्मोसिस का है, एक आलमंड का एग्जाम्पल, और एक ये हमने बताया जो आपका एग्जाम्पल है, ये एक प्लेन आपका कोई भी आप कंटेनर लो जिसमें से आपने सारी भी एयर्स जो है वो हटा दी हैं, उसके बाद आपने कुछ एयर के पार्टिकल्स डाले और बीच में आपने इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको डिवाइड किया है। तो इससे क्या होगा, कुछ जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ भी आ जाएंगे। ठीक है, हाई से लो की तरफ। अब आप इसको रिटर्न में लिख कैसे सकते हो बेटा, चलो इसको भी देख लें। ऑस्मोसिस को आप कैसे बोल सकते हो, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है ये बातें। चलो आज के लिए इतना, और बेटा आगे का टॉपिक आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि जो आने वाला टॉपिक है सेल डिस्कवरी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक पर, आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो अभी हमने समझाया अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो थैंक यू।